राहुल जेल की सलाखों के पीछे 4 साल से कैदी बनकर रह रहा था, लेकिन उसका कसूर क्या था? आज उसकी सुनवाई होनी थी। इसीलिए राहुल कोर्ट रूम में 4 हवलदारों और एक पुलिस वाले के साथ जा रहा था। इसी बीच राहुल कुछ सोच रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। पर राहुल ऐसा क्या सोच रहा था और वह अपने आप को क्यों कोस रहा था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राहुल जज के सामने खड़ा है। राहुल की तरफ राहुल का बचाव करते हुए वकील जज साहब से कहते हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था राहुल वहां नहीं था, परंतु इसके विपरीत दूसरा वकील बार बार जज के सामने यही चिल्ला रहा था कि इन सब कारनामों और गलत कामों के बीच राहुल का पूरा हाथ है। तभी जज साहब दोनों वकील से इस मामले के बारे में जानने के लिए चिल्ला पड़ते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। पूरी कहानी राहुल के मुंह से सुनी जाए तभी कुछ फैसला आगे बढ़ सकता है। तब राहुल अपनी पूरी कहानी जज साहब के सामने रखता है। राहुल बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ की हरी भरी वादियाँ मेरे को और मेरे दोस्तों को बहुत लुभा रही थी। हम चारों लोग बड़े ही खुश थे और पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मेरे तीनों दोस्तों में से एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम सोनू और तीसरे का नाम राजेंद्र था। हम चारों लोग शिमला के एक खूबसूरत होटल में रुके हुए थे। हमने अपना सारा सामान उस होटल में रख रखा था और 3 दिन की पिकनिक मनाने के उद्देश्य से वहाँ पर रुके हुए थे। अभी हमारा पहला ही दिन था। उस होटल में हमारा सामान रखा हुआ था और हम पहले ही दिन शिमला की हसीन वादियों को देखने के लिए निकल पड़े थे। वहाँ की झीलें और वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों और पहाड़ हमें बहुत लुभा रहे थे। छोटे छोटे घर और वहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग घूमते घूमते एक ऐसे घर के पास पहुँचे जहाँ पर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और उस घर में थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसी बीच वहाँ पर बर्फ़बारी होने लगी। अब तो जाने के लिए हमारा इरादा पूरा बिगड़ गया था। बर्फ़बारी काफ़ी देर तक होती रही। तभी मेरी नज़र उस घर में काम करने वाली एक लड़की पे पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस लड़की को एकटक घूर घूर के देखा ही जा रहा था। तभी दीपक मेरी तरफ देखकर बोलता है कि अबे राहुल, तू उधर क्या देख रहा है? इधर देख, कितनी सुंदर बर्फ़बारी हो रही है। ऐसी बर्फ़बारी हमारे यहाँ नहीं होती है। मैं तो पहली बार बर्फ़ गिरते हुए देख रहा हूँ। लेकिन दीपक ने मेरी तरफ देखकर फिर से जवाब दिया, राहुल तुझे हो क्या गया है? तू उधर देख क्या रहा है? आखिर मैं भी तो देखूं। तभी दीपक वह भी उसी लड़की की तरफ देखने लगा। इधर सोनू और राजेंद्र भी हम दोनों को इस तरह से देखते हुए चौंक गए थे। खैर, इतने में ही 2 घंटे के अंदर बर्फ़ गिरना बंद हो गई थी। अब हम चारों लोग अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे थे। तो दोस्तों, राहुल अपने आप को क्यों कोस रहा था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसे जानने के लिए कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना। हम लोग अपने होटल आ गए, पर मेरा मन अभी भी उस खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। पर मेरे तीनों दोस्तों के दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। दूसरी रात को हम सब अपने होटल में खाना खाकर सोने चले गए। तकरीबन रात का 1 बजा होगा। मैं भी गहरी नींद में सो रहा था और इधर मेरे तीनों दोस्त भी गहरी नींद में सो रहे थे। इस तरह से हम चारों ने वहाँ पर पिकनिक का पूरा मज़ा किया और फिर लौटकर अपने गांव आ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। मेरा मन शिमला से वापस आने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं बार बार और हर बार इस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन अपने गांव आने के बाद पता नहीं कैसे मेरे तीनों दोस्तों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले दीपक को वह लड़की रोज रात को दिखाई देती थी। एक दिन दीपक कहीं जा रहा था, तभी
अचानक ऐसा लगा कि पीछे से राजेंद्र ने उसे आवाज़ दी है। वह जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, उसे पीछे कोई भी नज़र नहीं आता है। दीपक ने मुझे बताया कि वह लड़की रोज़ मेरे सपने में आती है, जिसे मैं देखता हूँ कि उस लड़की को 6 हिस्सों में काटा गया है, जिसमें से उसके 2 हाथ अलग है, गर्दन अलग है, दोनों पैर अलग है। परंतु दीपक के बताने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रहा है। दीपक बहुत डरा डरा सा रहने लगा, लेकिन वह क्या छुपा रहा था यह मुझे नहीं पता चला। दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि दीपक की पंखे से लटक कर मौत हो गई है। मैं इस बात से अनजान था कि आखिरकार दीपक को वह लड़की इस तरह से क्यों दिखाई पड़ रही है। दीपक को मरे हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे दूसरे दोस्त राजेंद्र के ऊपर भी ऐसी ही घटनाएं घटित होने लगी। राजेंद्र ने देखा कि उसके घर के सामने एक चिता जल रही है और उसी चिता में से लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। राजेंद्र यह देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत उस चिता की तरफ भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह तुरंत मुझे फ़ोन करता है। मैं उसके घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी गजेंद्र को वही लड़की नज़र आती है। उसका सर कटा हुआ है। तभी मुझे कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा मेरे अंदर घुस गई है। मैं पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाता हूँ और राजेंद्र के 6 टुकड़े कर देता हूँ। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। मुझे इस तरह से करता हुआ देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं तुरंत वहाँ से भाग जाता हूँ। मेरे हाथ अब खूनी हाथों से रंग गए थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। ऐसा लगा जैसे मानो कोई आत्मा मेरे अंदर घुस गई हो और वह मुझसे यह सब करवा रही हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह छानबीन करने लगती है, लेकिन मैं उनकी पहुँच से बहुत दूर जा चुका होता हूँ। तो आखिरकार उस लड़की को किसने मारा था, इसका पता बहुत ही जल्द पता चलेगा। इसे जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। इधर मेरे दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी, इसीलिए मैं घबराता हुआ सोनू के पास जाता हूँ और सोनू को सारी बात बताता हूँ। सोनू पहले तो हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पैक करके कहीं जाने की योजना बना रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा तो उसके पैर थर थर काँपने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि सोनू तुझे ऐसा क्या हुआ है, तू इतना डर क्यों रहा है। तब सोनू बताता है कि आज रात मैंने उस लड़की को अपने सपने में देखा था और वह मेरे को बोल रही थी कि जिस तरह से मैंने दोनों दोस्तों को मारा है, इस तरह से तुम भी नहीं बचोगे। आखिर माजरा क्या था। मैंने सोनू से पूछने की पूरी ताकत लगा दी। तब ऐसे में सोनू डरता हुआ मुझे सारी कहानी बताता है कि जिस रात हम लोग अपने होटल में आए थे, तकरीबन रात का 1 बजा था। तुम गहरी नींद में सो रहे थे। तब हम तीनों यानी राजेंद्र, मैं और दीपक उस लड़की के घर जाते हैं और उस लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम तीनों ने तुमको बिना बताए उस लड़की के पास जाने का विचार बना लिया और हमने बारी बारी से लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। और यह देखकर हम लोग बहुत डर गए और घबरा भी गए कि कहीं कोई हमको देख ना ले। इस डर की वजह से सोचने लगे कि अब इस लड़की का क्या करें। तो ऐसे में हमने उस लड़की के 6 टुकड़े करके उसके घर से थोड़ा दूर एक खाली ज़मीन में ले जाकर दफन कर दिया और जल्दी से वहाँ से निकलकर होटल में तुम्हारे साथ सोने का नाटक करने लगे। तो राहुल के सामने सोनू ने पूरा सच उगल दिया। अब राहुल लड़की की मौत की सच्चाई को जान चुका था, जिसकी वजह से वह अंदर से टूट गया था। अतः उसने कहा कि तुम तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जिसका अंजाम आज तुम लोग भुगत रहे हो। और सबसे बड़ी गलती तुमने मेरे साथ करी। यदि उस रात अगर तुम तीनों ने मुझे बता दिया होता तो शायद मैं तुम तीनों को वहाँ जाने से रोकता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरे पीठ पीछे तुमने इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे दिया। राहुल फूट फूट कर रोने लगा
और कहने लगा कि जरा सा भी उस लड़की के बारे में तुमने नहीं सोचा। तभी सोनू राहुल से कहता है कि मुझे बचा लो, नहीं तो वह लड़की मुझे मार डालेगी। ऐसे में राहुल बोलता है कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और जिस तरह से राजेंद्र और दीपक की मौत हुई है इसी तरह से तुम्हारी भी मौत होनी चाहिए। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। तुम लोगों की वजह से मेरे हाथ खून से रंग गए हैं। दीपक की मौत मेरे हाथों हो गई है। तभी सोनू राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक लड़की की आत्मा सोनू को उसी आरी से काट देती है जिस आरी से उस लड़की को मारा गया था। तो इस तरह से जज साहब ने राहुल के मुख से इस कहानी को सुना और यह निर्णय लिया कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। राहुल बेकसूर है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को जानबूझकर नहीं मारा है। अतः इस तरह से राहुल निर्दोष साबित हो जाता है। और वैसे भी राहुल अपने हिस्से के 4 साल की सज़ा पहले ही काट चुका था, जिसकी वजह से राहुल को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद राहुल उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए राहुल उसी जगह पर जाता है और उसकी अस्थियों को ज़मीन से निकालकर चिता पर दफन कर देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी खुद की हॉरर कहानी है या भूतों से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।